इकोनॉमिक्स का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, एक एक करके अच्छे से सुनिए। सारा थ्योरी चैप्टर रिवीजन करा दे रहे हैं, प्रैक्टिकल के बारे में बोल देंगे पर प्रैक्टिकल आज नहीं हो पाएगा। सुनिए, पहला चैप्टर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट। अच्छे से सुनिए एकदम। सबसे पहले समझना जरूरी है कि मार्केट क्या होता है। मार्केट का मतलब होता है बाजार। मार्केट माने क्या होता है? बाजार। बाजार एक क्या है? प्लेस है जहाँ पे कौन बैठा है? सेलर। और हम लोग जा रहे हैं बाजार कर रहे, तो हम लोग कौन है? बायर। बायर और सेलर का मिलन होता है और दोनों के बीच वस्तु और सेवा का खरीद विक्रय होता है। दोनों के बीच वस्तु और सेवा का क्या होता है? खरीद विक्रय। इसको क्या कहते हैं? मार्केट। मार्केट इज अ प्लेस वेयर द बायर एंड सेलर मीट ईच अदर एंड कंडक्ट बाइंग एंड सेलिंग। इसको क्या कहते हैं? मार्केट। मार्केट एक जगह है जहाँ पे बैठा हुआ सेलर, आप जा रहे बाजार करने, तो आप कौन है? बायर। दोनों का आपस में मिलन होता है और सामान का कीना बेची होता है। इसको क्या कहते हैं? मार्केट। अब प्रश्न आता है, हाउ डू यू क्लासिफाइड मार्केट? मार्केट को कैसे बांट सकते हैं? टाइम के हिसाब से मार्केट को, मार्शल दिया था इस कंसेप्ट को, अल्फ्रेड मार्शल। टाइम के हिसाब से मार्केट को 4 प्रकार भागों में बांट सकते हैं। वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। वेरी शॉर्ट का मतलब होता है कि सुबह 2 घंटा बेचेंगे, बस बात खत्म। इसको कहते हैं वेरी शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब सुबह भी बेचेंगे और शाम को बेचेंगे, दोपहर में बंद रहेगा। लॉन्ग माने एक बार खुला तो 12-14 घंटा लगातार बिजनेस करेंगे, फिर बंद होगा। और वेरी लॉन्ग माने खुला है 24 घंटा 7 दिन। और इसको कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के हिसाब से मार्केट 4 तरीका का है। वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। कॉमोडिटी। कॉमोडिटी के हिसाब से मार्केट 2 तरीका का है, होलसेल, रिटेल। थोक में किनेंगे, थोक में बेचेंगे। ज़्यादा मात्रा में किनेंगे, ज़्यादा मात्रा बेचेंगे, होलसेल। थोड़ा थोड़ा किनेंगे, थोड़ा थोड़ा बेचेंगे, इसको क्या कहते हैं? रिटेल। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के हिसाब से मार्केट 4 तरीका का है। वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। और कमोडिटी के हिसाब से मार्केट 2 तरीका का है, होलसेल, रिटेल। होलसेल और ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। एरिया के हिसाब से मार्केट 3 तरीका का है, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल। लोकल का मतलब आसपास के बाजार को लोकल मार्केट, देश में कहीं से भी ले लो नेशनल मार्केट, और जाके विदेश से लेके आएंगे, इसको क्या कहते हैं? इंटरनेशनल मार्केट। तो एरिया के हिसाब से 3, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल। कंपटीशन के हिसाब से 2 तरीका का मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में जहाँ भयानक कंपटीशन है, जबरदस्त लेवल का कंपटीशन, इसको कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में कंपटीशन तो है बट परफेक्ट जैसा नहीं। कंपटीशन है बट परफेक्ट जैसा नहीं। इम्परफेक्ट कंपटीशन के तहत आता है मोनोपोली। द मार्केट विच इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल सेलर, उसको कहते हैं मोनोपोली। जिस बाजार को चलाने वाला एक ही सेलर रहेगा, जैसे CSC, इंडियन रेलवे, RBI, इसको क्या कहते हैं? मोनोपोली। ऑलिगोपोली, द मार्केट विच इज कंट्रोल्ड बाय फ्यू सेलर, कुछ ही सेलर रहेगा। ऐसा बाजार जिसको चलाने वाले कुछ ही सेलर रहेंगे, इसको क्या कहते हैं? ऑलिगोपोली। द मार्केट विच इज कंट्रोल्ड बाय फ्यू सेलर। डिओपोली, द मार्केट विच इज कंट्रोल्ड बाय 2 सेलर। द मार्केट विच इज कंट्रोल्ड बाय, जिस बाजार को चलाने वाले सिर्फ 2 सेलर रहेंगे, इसको क्या कहते हैं? डिओपोली। पेप्सी एंड कोको कोला। पेप्सी एंड बोले कैंपा भी तो है बट वो ऐसा नहीं है, पेप्सी कोको कोला की तरह नहीं है, कैंपा है। यस। मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक का मतलब क्या होता है भाई? मोनोपोलिस्टिक इज द मिक्सचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन है ना, मोनोपोली। परफेक्ट कंपटीशन है। मोनोपोलिस्टिक ऐसा बाजार है जो एक मिक्सचर का काम करता है, माना मोनोपोली जैसा लोग भी रहते हैं और परफेक्ट कंपटीशन जैसा भी लोग रहते हैं। मोनोपोली माने जिस बाजार को कितना सेलर चलाएगा? एक सेलर। कितना सेलर? और परफेक्ट कंपटीशन माने बहुत सारे सेलर, बहुत सारे सेलर, बहुत सारे। नेचुरल मोनोपोली। नेचुरल मोनोपोली का मतलब क्या होता है? नेचुरल मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल कंपनी पूरा मार्केट के डिमांड को पूरा करता है, इसको कहते हैं नेचुरल मोनोपोली। इसको क्या कहते हैं भाई? नेचुरल मोनोपोली। तो ये सब कंपटीशन के हिसाब से था। तो हाउ डू यू क्लासिफाइड मार्केट पूछा जाएगा तो लिखेंगे ऑन द बेस ऑफ टाइम, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। ऑन द बेस ऑफ कमोडिटी, होलसेल, रिटेल। on the base of area, local, national, international. On the base of competition, perfect competition, imperfect competition. Imperfect monopoly, oligopoly, duopoly, monopolistic, monopsony, natural monopoly. Perfect competition तो आगे ही बता दिए, many buyer, many seller, but goods are homogeneous. Monopoly, the market which is controlled by single seller. The market which is controlled by
Oligopoly, the market which is controlled by few sellers. Natural monopoly. A natural monopoly is a market situation where a single company can supply the entire market demand for a specific goods or services more efficiently than multiple company. एक कंपनी पूरा मार्केट में अच्छे से गुड्स को सप्लाई कर देता है, इसको हम कौन सा कंपनी क्या कहते हैं भाई? नेचुरल मोनोपोली. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ मिक्सचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली. परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली का जहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा इसको कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. नेक्स्ट चैप्टर 2, मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन. मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन को समझने से पहले रिलेशन समझना जरूरी है. रिलेशन अमॉन्ग TR, AR एंड MR अंडर परफेक्ट कंपटीशन. रिलेशन सिंपल है, प्राइस इक्वल टू द AR एंड MR, AR इक्वल टू द MR, TR इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट. इसमें क्या होता है? प्राइस परफेक्ट कंपटीशन में ना प्राइस एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू के बराबर होता है. एवरेज रेवेन्यू मार्जिन रेवेन्यू के बराबर होता है और TR बढ़ता है एक ही दर पे, कांस्टेंट रेट पे बढ़ता है. समझ पा रहे हैं? तो यही रिलेशन लिख देना, TR इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट, AR इक्वल टू द MR और प्राइस इक्वल टू द AR एंड MR. परफेक्ट कंपटीशन का फीचर समझना, मैनी बायर मैनी सेलर, ना ही खरीदने वाला का कमी ना ही बेचने वाला का कमी. गुड्स आर होमोजेनियस, सबके पास माल एक ही जैसा मिलेगा. लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म, बहुत दुकान रहेगा, दुकान का कमी नहीं रहेगा. इट इज अ प्राइस टेकर मार्केट, जो मिल रहा है वो ले लो, जो मिल रहा हो ले लो. नो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इनकट, ऐसा बाजार का प्रचार नहीं होता, ऐसा बाजार का प्रचार. फ्री एंट्री एंड एग्जिट अलाउड, आप अपना नया दुकान हमेशा के लिए खोल सकते हो, पुराना दुकान हमेशा के लिए बंद कर सकते हो. मतलब दुकान नया को लगा सकते हो, पुराना दुकान हमेशा के लिए बंद कर सकते हो. परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट, ऐसा बाजार में जाना है तो नॉलेज लेके जाओ, ऐसा बाजार में जाना है तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए परफेक्ट कंपटीटिव मार्केट. कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या लिखिएगा? मैनी बायर मैनी सेलर, गुड्स आर होमोजेनियस, लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म, इट इज अ प्राइस टेकर मार्केट, नो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इनकट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट अलाउड, परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट. ओके, और गुड न्यूज़ यही है आप लोगों का कि कैलकुलेटर अलाउड है. नहीं सर, हम लोगों को नहीं बोला गया. गुड. आपके स्कूल में क्या बोला गया नहीं बोला गया हम नहीं जानते हैं. जब पापा ऊपर से बोल देंगे तो अलाउ करना ही पड़ेगा. समझ गए? तो सारे स्कूल का पापा जो है, बात नहीं, सारे स्कूल का बोलने दीजिए. सारे स्कूल का पापा भाई WBCHSC, अगर WBCHSC स्कूल के तहत चलता है तो वहाँ से आज ही नोटिस आया है कि कैलकुलेटर अलाउड है. कैलकुलेटर क्यों अलाउ किया गया? क्योंकि हम लोग जैसा टीचर हजारों मेल किया कि बच्चे को पढ़ाने में दिक्कत हो रहा, बच्चे को करने में दिक्कत हो रहा, तब जाकर उस बैंड को हटा लिया गया. इसी साल से कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड. आए टॉपिक पे आते हैं. बच्चों काट रहा है. सुनिए, फोकस करिएगा. शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में फॉर्म इन अ परफेक्टली कंपटीटिव मार्केट. शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में 3 सिचुएशन होता है. शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम को कैसे लिखिएगा? इन द शॉर्ट रन सम कॉस्ट आर फिक्स्ड एंड सम कॉस्ट आर वेरिएबल इन नेचर. सिमिलरली इन द शॉर्ट रन some factors are fixed and some factors are variable in nature. In the short run 3 situations arise: सुपरनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, मिनिमम लॉस. लिखेंगे कैसे? शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में उत्पादन के कुछ साधन स्थिर है, कुछ परिवर्तनशील है, कुछ कॉस्ट स्थिर है, कुछ परिवर्तनशील है. इसके तहत 3 सिचुएशंस जनरेट हो सकते हैं: सुपरनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, मिनिमम लॉस. सुपरनॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट. कमाई ज़्यादा है कॉस्ट से. कॉस्ट लगाए हैं 10 रुपया, मिला है 100 रुपया, इसको कहते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. सुपर नॉर्मल प्रॉफिट रेफर्स टू अ सिचुएशन टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट. डायग्राम बना दीजिएगा. नॉर्मल प्रॉफिट माने नॉर्मल प्रॉफिट रेफर्स टू अ सिचुएशन टोटल रेवेन्यू इक्वल टू द टोटल कॉस्ट. लगाए हैं 10 रुपया, मिला है 10 रुपया, लगाए हैं 100 रुपया, मिला है 100 रुपया. इसी को हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट. नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस. नाइदर प्रॉफिट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट को ही कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट. नेक्स्ट, मिनिमम लॉस. टोटल रेवेन्यू लेस देन टोटल कॉस्ट. टोटल रेवेन्यू लेस देन, लगाए हैं 10 रुपया, मिला है 9 रुपया, लगाए हैं 10 रुपया, मिला है
कम मिला है भाई, इसको कहते हैं मिनिमम लॉस। मिनिमम लॉस रेफर्स टू अ सिचुएशन टोटल रेवेन्यू लेस देन टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू लेस देन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन में एक ही सिचुएशन होता है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट। सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट का डेफिनेशन है, नॉर्मल प्रॉफिट रेफर्स टू अ सिचुएशन टोटल रेवेन्यू इक्वल टू द टोटल कॉस्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। डायग्राम बना देंगे। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, पैसा कैसे तय करते हैं परफेक्ट कंपटीशन में। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई। इफ डिमांड एंड सप्लाई इक्वल देन प्राइस इज इक्विलिब्रियम। इफ डिमांड इज मोर देन द सप्लाई देन प्राइस इंक्रीजिंग। इफ प्राइस डिमांड इज लेस देन द सप्लाई देन प्राइस डिक्रीजिंग। ये लिखवा दिए हैं, हिंदी में बोल दे रहे हैं। प्राइस तय होता है, दोनों में बोल दे रहे हैं भाई। प्राइस अभी तो बोल दिए ना, कितना ब्रेक के बात को सुनिएगा, सुनिए, डिस्टर्ब मत करिए आप लोग। प्राइस कैसे तय होता है, डिमांड और सप्लाई के आधार पर। डिमांड माने मांग, सप्लाई माने पूर्ति। तो डिमांड और सप्लाई बराबर है तो प्राइस इक्विलिब्रियम कहलाएगा। डिमांड ज़्यादा है, समझ पा रहे, इक्विलिब्रियम माने बराबर कहलाएगा। और डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो क्या कहलाएगा, प्राइस ज़्यादा है। सॉरी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस ज़्यादा हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा। और डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो प्राइस कम हो जाएगा। सप्लाई ज़्यादा है, मार्केट में गुड्स ज़्यादा है, तो प्राइस कम हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर 3 इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली। सुनोगे ध्यान से। मोनोपोली द मार्केट विच इज कंट्रोल बाय सिंगल सेलर। जिस बाजार को एक ही सेलर चलाएगा, जैसे बंगाल में सीएससी, आरबीआई, इंडियन रेलवे। ये लोग से दुखी हो जाओगे तो कोई बात नहीं, दुखी रहो, घर में रहो। इलेक्ट्रिसिटी से दुखी हो जा रहे हो, मत जलाओ, डिबरी जला कर रहो, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इसी को हम कहते हैं मोनोपोली। फीचर्स क्या सुन लीजिए। और इंडियन रेलवे से गुस्सा हो जाओगे कि नहीं चलेगा तो मत चलिए, बस से जाइए, एयरक्राफ्ट से जाइए। बाकी रेल का मजा लेना है तो रेल में आना होगा, रेल का मजा लेना है तो रेल में आइए, बात खत्म। आइए फीचर था मोनोपोली, सुनिए। मोनोपोली का फीचर, सिंगल सेलर एंड मैनी बायर। एक को बेचने वाला, खरीदने वाला बहुत। एक को बेचने वाला, खरीदने वाला। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, ऐसा माल दूसरा के पास नहीं मिलेगा, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। इट इज अ प्राइस मेकर मार्केट, जो प्राइस तय कर देगा वो देना होगा। सीएससी का प्राइस आप लोग तय करते हैं, जो मन करता लिख के भेज देता, देना होगा, बात खत्म। इट इज अ प्राइस मेकर मार्केट। नो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इन कट, प्रचार ये लोग नहीं करता, प्रचार का पैसा नहीं लगता है। सीएससी का क्या जरूरत है प्रचार करने का, सब जानता है कि यहाँ पे सीएससी, बात खत्म। प्रियंका आप सीधा बैठो। उसके बाद देखो फ्री एंट्री एंड एग्जिट रेस्ट्रिक्टेड। बोलोगे कि हम सीएससी जैसा धंधा करेंगे, इलेक्ट्रिक हम भी सप्लाई करेंगे, हमको भी करने दो, नहीं दिया जाएगा, रेस्ट्रिक्शन है, समझ रहे हैं। अब गौतम अडानी साहब कहेंगे कि हम भी कोलकाता में सप्लाई करेंगे तो नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्शन है। रिलायंस अगर बोलेगा कि हम भी कोलकाता में सप्लाई करेंगे तो रेस्ट्रिक्शन है, आप नहीं कर सकते, गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। फ्री एंट्री एंड एग्जिट रेस्ट्रिक्टेड। सुनिए, एआर एंड एमआर कर्व डाउनवर्ड स्लॉपिंग। एआर एंड एमआर कर्व नीचे की तरफ होता है, डाउनवर्ड स्लॉपिंग माने नीचे की तरफ। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस में भेदभाव। एक ही सेवा, एक ही सर्विसेज के लिए आपसे प्राइस ज़्यादा, उनसे कम, इनसे बहुत ज़्यादा। इसको कहते हैं, बालक आपस में बात करेंगे तो रिवीजन कराना संभव नहीं हो पाएगा, सब चैप्टर रिवीजन कराना। सुनिए आप, रिवीजन क्लास में हाई रेट पे रहना जरूरी है, समझ पा रहे हैं। किसका बात करें, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि एक ही सेवा, एक ही सर्विसेज के लिए किसी से कम प्राइस, किसी से ज़्यादा प्राइस, इसी को हम कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर। मोनोपोली पावर का फॉर्मूला होता है P माइनस एम सी डिवाइड बाई पी, P माइनस एम सी डिवाइड बाई पी। 3 तरीका का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में डिग्री है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है प्राइस का भेदभाव। प्राइस का भेदभाव का मतलब होता है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज अ टेंडेंसी ऑफ मोनोपोली फॉर द सेम सर्विसेज, सेम गुड्स, सेलर विल चार्ज डिफरेंट प्राइजेस फ्रॉम द डिफरेंट कस्टमर। एक ही सेवा, एक ही गुड्स के लिए सेलर अलग अलग कस्टमर से अलग अलग पैसा ले लेगा, इसको हम कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसका 3 डिग्री है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली। मोनोपोली में 2 तरीका का इक्विलिब्रियम है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में वही लिखिएगा कि इन द शॉर्ट रन सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम फैक्टर्स आर वेरिएबल इन नेचर, सिमिलरली सम कॉस्ट आर फिक्स्ड एंड सम कॉस्ट आर वेरिएबल इन नेचर।
शॉर्ट रन में उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होता है, कुछ परिवर्तनशील होता है, वैसे ही कुछ लागत स्थिर होता है, कुछ परिवर्तनशील होता है। इसमें 3 सिचुएशन हो सकते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, मिनिमम लॉस। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट रेफर्स टू अ सिचुएशन टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। लगाया है 10 रुपया, मिला है 100 रुपया, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज़्यादा है, इसको कहते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट माने जितना लगाया उतना ही मिला। नॉर्मल प्रॉफिट रेफर्स टू अ सिचुएशन टोटल रेवेन्यू इक्वल टू द टोटल कॉस्ट। लगाया है 10 रुपया, मिला है 10 रुपया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स नाइदर लॉस नॉर प्रॉफिट, नाइदर लॉस, इसको कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नेक्स्ट मिनिमम लॉस। मिनिमम लॉस रेफर्स टू अ सिचुएशन टोटल रेवेन्यू लेस देन टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू लेस देन टोटल कॉस्ट, इसको क्या कहते हैं? मिनिमम लॉस। नेक्स्ट हम लोगों का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 क्या है जी? फाइनेंसिंग ऑफ फर्म। अच्छा, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली में सिर्फ और सिर्फ 2 सिचुएशन होंगे। आप नहीं लिखे बेटा, लिख दीजिएगा। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली 2 ही सिचुएशन होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट रेफर्स टू अ सिचुएशन टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट, और नॉर्मल प्रॉफिट रेफर्स टू अ सिचुएशन टोटल रेवेन्यू इक्वल टू द टोटल कॉस्ट। समझ पा रहे? चैप्टर नंबर 4 फाइनेंसिंग ऑफ फर्म। सुनिएगा ध्यान से। फाइनेंस इज अ लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। बिजनेस का लाइफ ब्लड का काम क्या करता है? फाइनेंस। रुपया चाहिए ही चाहिए। लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, 2 जगह से पैसा ले सकते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब कमाया हुआ पैसा लगा दो बिजनेस में, रिटर्न अर्निंग, इक्विटी शेयर। रिटर्न अर्निंग, इक्विटी शेयर इंटरनल सोर्सेस है। एक्सटर्नल सोर्सेस का मतलब होता है डिवेंचर, लोन, प्रेफरेंस शेयर, ये सब एक्सटर्नल सोर्सेस है। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल आर दोज कैपिटल विच इज नॉट कैरी एनी प्रेफरेंशियल राइट। कोई प्रेफरेंशियल अधिकार को जो कैरी नहीं करेगा उसको इक्विटी शेयर कहते हैं। प्रेफरेंस शेयर प्रेफरेंशियल अधिकार को कैरी करता है। प्रेफरेंस शेयर आर दोज शेयर विच इज कैरी प्रेफरेंशियल राइट, इसको हम क्या कहते हैं? प्रेफरेंस शेयर। डिवेंचर, लोन, लोन को कहते हैं डिवेंचर। डिवेंचर इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट। लोन के सर्टिफिकेट को डिवेंचर कहते हैं। इक्विटी शेयर ऐसा शेयर कैपिटल है जो किसी प्रेफरेंशियल अधिकार को कैरी नहीं करता है। प्रेफरेंशियल ऐसा शेयर कैपिटल है जो प्रेफरेंशियल अधिकार को कैरी करता है। डिवेंचर, लोन के सर्टिफिकेट को डिवेंचर कहते हैं। कंपनी पैसा किधर से लेके आएगा? बालक बोलने दीजिए। हाउ अ कंपनी कलेक्ट कैपिटल, कैपिटल कहाँ से लेके आएगा? इशुइंग शेयर, शेयर बेच के। इशुइंग डिवेंचर, यूटिलाइजिंग रिटर्न अर्निंग, टेकिंग लोन, लोन ले लेगा। पूंजी ऐसे ही आएगा, इशुइंग शेयर, इशुइंग डिवेंचर, यूज रिटर्न अर्निंग। रिटर्न अर्निंग मैंने कमाया हुआ रुपया, रखा हुआ पैसा, टेकिंग लोन। डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर। ए शेयर होल्डर इज अ ओनर ऑफ कंपनी, डिवेंचर होल्डर इज अ क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी। जो व्यक्ति शेयर किनेगा उसे शेयर होल्डर कहते हैं, और शेयर होल्डर कंपनी का मालिक होता है। और जो व्यक्ति डिवेंचर किनेगा उसे डिवेंचर होल्डर कहते हैं, और डिवेंचर होल्डर कंपनी का क्रेडिटर होता है, लेनदार होता है। शेयर होल्डर गेट डिविडेंड, शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है। डिवेंचर होल्डर गेट इंटरेस्ट। शेयर होल्डर पार्टिसिपेट इन एनुअल जनरल मीटिंग, शेयर होल्डर एनुअल जनरल मीटिंग में जाके बोलेगा, वोटिंग करेगा, बात रखेगा अपना, बट डिवेंचर होल्डर कैनॉट बी पार्टिसिपेट इन एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग वो नहीं जा सकता है। इक्विटी शेयर, सुनिएगा ध्यान से। शेयर क्या होता है? इसका सीरियल नंबर होता है, समझ पा रहे? लेकिन अच्छा, शेयर और स्टॉक का डिफरेंस बताना है। शेयर का सीरियल नंबर होता है, स्टॉक का कोई सीरियल नंबर नहीं होता है। इसका फिक्स फेस वैल्यू है, लेकिन इसका कोई फिक्स फेस वैल्यू नहीं है। किसका डिफरेंस है? शेयर और स्टॉक। शेयर और स्टॉक माने गुडाउन में गुड्स है। इतना ही था ना? चैप्टर नंबर 5 प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सटर्नलिटी। एक्सटर्नलिटी का मतलब क्या होता है भाई? एक जन काम किया, किसी और को बेनिफिट मिल रहा है, एक जन के कारण थर्ड पार्टी भी बेनिफिट उठा ले रहा है, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटी का प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट का आउटकम ठीक नहीं, इनएफिशिएंट मार्केट है, प्राइस इक्विलिब्रियम नहीं है, प्राइस कोई उल्टा कम लेता है, कोई ज़्यादा लेता है, ये दिक्कत है एक्सटर्नलिटी में। नहीं समझे? हम बढ़िया काम किए, उसका लाभ सबको मिला, इसको कहते हैं एक्सटर्नलिटी। प्रॉब्लम क्या है? इनएफिशिएंट मार्केट आउटकम्स रहता है, प्राइस इक्विलिब्रियम नहीं रहता है, सोशल कॉस्ट, सामाजिक तौर तरीका से प्रॉब्लम है। मार्केट क्यों फेल हो जाता है? क्योंकि जो भी रिसोर्सेस है उसको सही से हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए मार्केट फेल हो जाता है। प्राइवेट कॉस्ट, जब एक इंडिविजुअल
प्राइवेट फर्म गुड्स को बना रहा है और उसको एक कीमत देना पड़ा, उसको प्राइवेट कॉस्ट कहते हैं। सोशल कॉस्ट, जब सरकार समाज में किसी भी निर्माण हेतु खर्चा करता है उसको कौन सा कॉस्ट कहते हैं? सोशल कॉस्ट। सरकार खर्च करेगा, सोशल कॉस्ट। प्राइवेट गुड्स, जो गुड्स हम लोग खरीदते हैं अपने यूज के लिए, जो गुड्स हम लोग खरीदते हैं अपने यूज के लिए, उसको क्या कहते हैं? प्राइवेट गुड्स। पब्लिक गुड्स, सरकार भी हम लोग के लिए कुछ गुड्स रखा है, डिफेंस गुड्स, हम लोग को बचाने के लिए बम, गोला बारूद, ये सब भी है, इसको कौन सा गुड्स कहते हैं? पब्लिक गुड्स। समझ पा रहे? डिफेंस गुड्स, गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, मेडिसिन, ये सब क्या है? पब्लिक गुड्स। आगे बढ़ते हैं, और कुछ लिखाए थे इसमें, हाँ और कुछ लिखाए थे। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, बेटा छोरे हो, देखिए इस तरह का है कॉमन, आता है एग्जाम में, सिलेबस में नहीं बताता है, बहुत बार आता है। देखो ना बेटा, देखो बेटा जबरदस्ती मत करो, लिख लेना। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, ट्रेजरी ऑफ कॉमन और नेचुरल, बात नहीं, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, ट्रेजरी ऑफ कॉमन, नेचुरल मोनोपोली, बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट ईयर में ना WBCHS से बहुत बार आया है, मैक्सिमम टाइम्स आया, लिख लेना, ठीक है। सुनो अच्छे सुनिए, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज ऐसा रिसोर्सेज जो सबके लिए कोई भी आके यूज कर सकता है, जैसे बोले तो सरकारी पार्क, समझ पा रहे हैं? ये जो विवेकानंद जी के नीचे जो बना हुआ चेयर, सरकारी चेयर, उस पर कोई भी बैठ सकता है, समझ पा रहे हैं? बस स्टॉप, कोई भी वहाँ बैठ सकता है, इसको हम क्या कहते हैं? कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। When some resources are owned in common are known as common property resources. It is used by everyone. कोई भी यूज कर सकता है। ट्रेजरी ऑफ कॉमन, आप बैठे बैठे खा के गुटखा थूक दिए उसी पे, समझ पा रहे? तोड़ दिए बैठकर, समझ पा रहे? खोल के घर में लेके चले आए, समझ रहे क्या बोल रहे हैं? तो भाई आप बर्बाद कर रहे हैं उस चीज को, ट्रेजरी ऑफ कॉमन कर रहे हैं। और नेचुरल मोनोपोली का मतलब होता है कि जो खेती बाड़ी होता है उसका एवरेज कॉस्ट कब कम हो जाएगा? जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो। प्रोडक्शन, जब प्रोडक्शन कम होगा तो उसका एवरेज कॉस्ट बढ़ जाएगा, उसका एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, उसको कहते हैं नेचुरल मोनोपोली। नेचुरल, और ये तीनों क्वेश्चन इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाएगा, यही आप छोड़ दिए, आप मत लिखिएगा बट सुन लीजिए, एग्जाम में आएगा तो मत उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर क्या है भाई? इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड refers to buying and selling of goods and services beyond the geographical boundary of the country। जब अपने देश के सीमा के बाहर वस्तु और सेवाओं को बेचते हैं, इसको कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। चैप्टर 6 चल रहा है भाई। तो इंटरनेशनल ट्रेड refers to buying and selling of goods and services beyond the geographical boundary of a country। डिफरेंस पढ़ाए थे इंटरनल का, इंटरनेशनल का, BSTD में भी काम आएगा, अच्छे सुनिए। इंटरनल ट्रेड refers to, कल भी रिवीजन ये कराए थे। इंटरनल ट्रेड refers to buying and selling of goods and services within the geographical boundary of a country। बालक, internal trade refers to buying and selling of goods and services within the geographical boundary of a country। जब अपने देश के अंदर वस्तुओं और सेवाओं को बेचेंगे इसको कहते हैं इंटरनल ट्रेड। दीदी बात मत करो। और इंटरनेशनल ट्रेड refers to buying and selling of goods and services beyond the geographical boundary of a country। इंटरनल ट्रेड में only one country involved, इंटरनेशनल ट्रेड में at least 2 country involved। रिस्क इंटरनल में लो है, इंटरनेशनल में हाई है। करेंसी, नेशनल करेंसी इंटरनल में और इंटरनेशनल में फॉरेन करेंसी। मोड ऑफ पेमेंट कैसे करोगे? कैश से या चेक से? उधर कैसे पेमेंट करेंगे? पेमेंट डन थ्रू द बैंक, पेमेंट डन थ्रू द, यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है रेलवे, रोड, और इधर में क्या है? एयर, शिप, एयर, शिप। आगे बढ़ते हैं। एडम स्मिथ थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस। एडम स्मिथ कहा था कि जो चीज़ सस्ता बन रहा है उसको आप बना लीजिए और जो महंगा हो रहा हो खरीद लीजिए। इसी को हम कहते हैं एडम स्मिथ थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट। समझ पा रहे? इसी को रिकार्डो भी बोला कि कंपेयर करके देख लो बनाने से कौन सस्ता पड़ रहा है। जो सस्ता पड़ रहा अपना भी देश में बेचो और दूसरा का भी देश में जाके बेचो। सस्ता पड़ रहा तो अपना भी देश में बनाओ, अपना भी देश में बेचो, किसी और का भी जाके देश में बेचो। समझ पा रहे? जिससे आपको फायदा होगा, उसको हम कहते हैं गेन्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, गेन्स ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट भी कहते हैं उसको, कंपैरेटिव कॉस्ट। फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड मीन्स नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड। ट्रेड के ऊपर रेस्ट्रिक्शन को हटा लेना। जब देश अपने ट्रेड के ऊपर से रेस्ट्रिक्शन हटा लेता है कि खुलेआम हमारे साथ बिजनेस होगा, इसको कहते हैं फ्री ट्रेड। जैसे इंडिया का नेपाल के साथ फ्री ट्रेड है, भूटान के साथ फ्री ट्रेड है, रेस्ट्रिक्शन हटाया हुआ है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं?
तो फ्री ट्रेड मीन्स नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड, व्हेन द रेस्ट्रिक्शन रिमूव बाय द कंट्री इज नोन एज कौन सा ट्रेड? फ्री ट्रेड। कौन सा ट्रेड? इससे क्या होगा? इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन रहेगा, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स को पूरा पूरा यूज कर पाएंगे, जरूरी वाला सामान मंगा पाएंगे अगर फ्री ट्रेड है तो। इम्पोर्ट ऑफ इसेंशियल कमोडिटी, इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्शन भी हमारा ज़्यादा होगा। स्पेशलाइजेशन क्या कहता है भाई कि प्रत्येक कंट्री के पास कॉम्परेटिव कॉस्ट थ्योरी के हिसाब से कुछ गुड सस्ता बनता है, तो उसका इतना बढ़िया से बनाओ कि आप स्पेशल हो जाओ और दूसरा देश में भी जाके भेजो, उसको कहते हैं स्पेशलाइजेशन। एक्सचेंज रेट, वन करेंसी, जिस रेट पे वन करेंसी दूसरे करेंसी में एक्सचेंज होगा, बदला जाएगा, उसको क्या कहते हैं? एक्सचेंज रेट। जैसे मान लीजिए $1 चाहिए तो आपको 84 रुपीज़ देना होगा, 84 रुपीज़ दीजिएगा तो $1 मिल जाएगा, इसको क्या कहते हैं? एक्सचेंज रेट। टैरिफ्स का मतलब होता है टैक्स लगा देना। टैरिफ और इम्पोर्ट ड्यूटी इज अ टैक्स ऑन द इम्पोर्ट के ऊपर जो टैक्स लगता है उसका नाम है टैरिफ। दूसरा देश से गुड्स किनोगे ना, उस पर जो टैक्स लगेगा उसको टैरिफ कहते हैं। दूसरा देश से जो गुड्स किनिएगा उस पर तो टैक्स लगेगा, उसको टैरिफ कहते हैं। इम्पोर्ट कोटा मीन्स रेस्ट्रिक्शन, कि इससे ज़्यादा माल नहीं खरीद सकते। इम्पोर्ट कोटा मीन्स पुट रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा देना, इसको हम कहते हैं इम्पोर्ट कोटा। एक्सपोर्ट सब्सिडी, इसको कौन देता है? गवर्नमेंट। कौन देता है? एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट अपने एक्सपोर्ट वाले लोगों को, जो लोग दूसरा देश को बेचते हैं ना, सरकार उसको बहुत छूट दे देता है, इसको कहते हैं एक्सपोर्ट सब्सिडी। क्या कहते हैं? तो इट इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू इनकरेज एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए अपने देश के व्यापारी को। देखिए दूसरा देश में बेचिएगा ना, गवर्नमेंट आपसे बहुत प्यार करेगा, बहुत आपको मानेगा, तो आपको गवर्नमेंट बहुत सारा छूट दे देता है, इसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट सब्सिडी। क्या कहते हैं? क्यों छूट देता है? ताकि आपका मनोबल बढ़ा रहे। आप दूसरा देश से कमा के ला रहे, डॉलर दे रहे भाई कमा को देश को, देश तो डॉलर से चलेगा ना, तो इसीलिए एक्सपोर्ट सब्सिडी दिया जाता है। ट्रेड लिबरलाइजेशन मीन्स नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड, रिड्यूसिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड। ट्रेड के ऊपर रेस्ट्रिक्शन को हटा देना, कम कर देना, नियम कानून को कम कर देना, इसको कहते हैं लिबरलाइजेशन, ट्रेड लिबरलाइजेशन। समझ पा रहे? रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एक्सेप्ट फ्यू, इसको कहते हैं ट्रेड लिबरलाइजेशन। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, टू कंट्री किसी आइटम को लेकर के जब इंटरनेशनल एग्रीमेंट करेगा, समझौता करेगा, इसको कहते हैं बायलैटरल एग्रीमेंट। दो देश किसी गुड्स को लेकर के एग्रीमेंट कर लेगा, उसको हम क्या कहते हैं? बायलैटरल एग्रीमेंट। और रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है कि देशों के बीच में एक तो समझौता होता है कि हम लोग जो भी हमारे जैसे होता है ना कि 10 को देश है या 5 को देश है, उसके मेंबर को ये प्रॉब्लम होगा तो हम उसको मदद करेंगे, इसको हम कहते हैं रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट। कैसा मदद करेंगे? व्यापार से संबंधित कोई दिक्कत आएगा तो हम मदद करेंगे, इसको कहते हैं रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट। चैप्टर नंबर नेक्स्ट 7 क्या है? मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। और 8 कोरिलेशन, 9 इंडेक्स नंबर। सुनिए, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन हेल्प टू अंडरस्टैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन मदद करता है डेटा को समझने में। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन हेल्प टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। किसी भी चीज़ का फीचर्स पूछेगा ना या कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा तो लिखिएगा, इट इज इजी टू कैलकुलेट, इजी टू अंडरस्टैंड, इट इज रिजिडली डिफाइंड। इट इज रिजिडली, कैलकुलेट करने में आसानी है, समझने में आसानी है, इसको सख्ती से पेशा गया, लिख दीजिएगा। रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू के अंतर को कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं? फॉर्मूला है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हाईएस्ट माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस के पॉजिटिव स्क्वायर रूट को कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। मिनिमम वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन का 0 होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? 0। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0। फॉर्मूला लिख दीजिएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का, सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर। एक और फॉर्मूला था, सिग्मा एफ डी का स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में 2 तरीका का बात नहीं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में दो तरीका का मेजर्स है। एक है एब्सोल्यूट मेजर्स और एक है आपका रिलेटिव मेजर्स। एक है एब्सोल्यूट मेजर, एक है रिलेटिव। एब्सोल्यूट मेजर्स में 3 आता है,
स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, वेरिएंस, और रिलेटिव में आता कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ, कोएफिशिएंट का आंसर 0 में आता, पॉइंट में आता है, 0 पॉइंट इतना ऐसे करके, सब नहीं करा रहे हैं, थ्योरी करा रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 इज कोरिलेशन, सॉरी 8, माफ करिएगा। चैप्टर नंबर 8 इज कोरिलेशन। कोरिलेशन इज द रिलेशन बिटवीन टू डेटा, दो डेटा के संबंध को कहते हैं कोरिलेशन। दो डेटा के संबंध को क्या कहते हैं? कोरिलेशन। स्कैटर डायग्राम, स्कैटर डायग्राम बताता है कि कोई भी रिलेशन नहीं है। इसका 3 तरीका का था, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव, पॉजिटिव का था आर आपका लेस देन 0 और पॉजिटिव का आर ग्रेटर देन 0, नेगेटिव का आर लेस देन 0 और नो कोरिलेशन का आर इक्वल टू 0, डॉट 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 बोला करके कराए थे। स्पियर्समैन कोरिलेशन था। रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला था 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन क्यू माइनस एन। नेक्स्ट चैप्टर था हम लोग का इंडेक्स नंबर। चैप्टर नंबर 9 था इंडेक्स नंबर। बात नहीं, दिस इज द लास्ट चैप्टर, फोकस करिएगा। इंडेक्स नंबर, द इंडेक्स नंबर इज अ वाइडली यूज्ड स्टैटिस्टिकल डिवाइड फॉर कंपेयरिंग वन ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल विद अनदर ग्रुप ऑफ टू डिफरेंट सिचुएशन। सुनो, इंडेक्स नंबर दो डिफरेंट सिचुएशन में क्या चेंजेस हुआ उसका मेजरमेंट करते हैं। टू डिफरेंट सिचुएशन में क्या चेंजेस हुआ उसका कौन मेजरमेंट करेगा? इंडेक्स नंबर। इफ वेरिएबल्स रिलेटेड टू क्वांटिटी इज कॉल्ड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, और इफ वेरिएबल रिलेटेड टू प्राइस इज कॉल्ड प्राइस इंडेक्स नंबर। वेरिएबल अगर क्वांटिटी से संबंधित है तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कहते हैं, वेरिएबल अगर प्राइस से संबंधित है तो प्राइस इंडेक्स कहते हैं। इसको बनाने में दिक्कत होता है, दिक्कत है कि हम आखिरकार इंडेक्स नंबर बना रहे तो क्यों बना रहे? द पर्पज फॉर विच द इंडेक्स नंबर इज कंस्ट्रक्टेड, द चॉइस ऑफ द बेस ईयर, बेस ईयर को चुनने में दिक्कत होता है। चॉइस ऑफ कमोडिटी, कौन सा वस्तु को चुने, ये दिक्कत होता है। चॉइस ऑफ कमोडिटी, बेस ईयर मैंने समझ रहे ऐसा साल जो एकदम सही सही चला हो, कोई गड़बड़ी नहीं हुआ, कोई राजनीतिक उथल पुथल नहीं हुआ, ऐसा बड़ा कम साल मिलता है। चॉइस ऑफ कमोडिटी, कौन कौन सा कमोडिटी को लें। कलेक्शन ऑफ रेलेवेंट डेटा है, कौन कौन सा डेटा को लिया जाए। चॉइस ऑफ सूटेबल फार्मूला एंड चॉइस ऑफ वेट, कौन सा फार्मूला लगाया जाए, कौन सा वेट लगाया जाए। इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंडेक्स। मेथड है एग्रीगेटिव मेथड, रिलेटिव मेथड। एग्रीगेटिव मेथड में 2 तरीका का मेथड था, सिंपल एग्रीगेटिव, वेटेड एग्रीगेटिव। वेटेड एग्रीगेटिव में 5 तरीका का था, लेस्पियर, पास्की, मार्शल, फिशर्स, बॉली। लेस्पियर का फार्मूला सिग्मा पी एन क्यू 0 डिवाइड बाई सिग्मा पी 0 क्यू 0 इंटू 100। पास्की का फार्मूला सिग्मा पी एन क्यू एन डिवाइड बाई सिग्मा पी 0 क्यू 0, सॉरी सिग्मा पी एन क्यू एन डिवाइड बाई सिग्मा पी 0 क्यू एन इंटू 100। अब फिशर, दोनों का फार्मूला मल्टीप्लाई में बैठा दो, लेस्पियर इंटू पास्की का रूट ओवर, लेस्पियर इंटू पास्की का रूट ओवर, किसका फार्मूला आ जाएगा? फिशर्स का। और रिलेटिव मेथड में 2 था, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव और वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव। एक दिन सम रिवीजन करा देंगे तीनों चैप्टर, ये पूरा का पूरा थ्योरी कंप्लीट रिवीजन हुआ।